नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना चौथा टॉपिक कवर करेंगे, आरक्षित वन और संरक्षित वन। इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत हम लोग आरक्षित वन को देखेंगे कि आरक्षित वन क्या होते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। और भारतीय वन अधिनियम 1927 जो है ना, उसने आरक्षित वन और संरक्षित वन को डिफ़ाइन किया है और इनके लिए कुछ धाराएं बनी हुई हैं, वो हम लोग देखेंगे। वैसे आपके कोर्स में भारतीय वन अधिनियम भी है, तो हम लोग जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वाला टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ लेंगे, उस कुछ पॉइंट को हम लोग स्किप कर देंगे वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरक्षित वन और संरक्षित वन शुरू करने से पहले वनों के बारे में कुछ मुख्य बातें जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने वन की परिभाषा यहाँ पे लिखी है। एक जंगल को आमतौर पर मुख्य रूप से पेड़ों और अन्य वुडी वेजिटेशन के पौधों के समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। हिंदी थोड़ा सा मतलब अजीब तरह की लग सकती है, लेकिन मैं आपको उसका मेन मतलब समझा दूंगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें आपको ऑप्शन टिक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जितना मैं समझाऊंगा उससे। तो यहाँ पे लिखा है कि मुख्य रूप से पेड़ों और अन्य वुडी वेजिटेशन। तो जंगल के या वन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पेड़ आते हैं। और दूसरी वुडी वेजिटेशन का मतलब ये है कि वो पेड़ जिसमें लकड़ी, अब पेड़ तो कई तरह के होते हैं, कई में जो होती है वो लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, कुछ का जो तना होता है ना स्टेम, वो पतले होते हैं। तो वो पेड़ मोटे तने वाले और पतले तने वाले सब मिला के जो होते हैं, उनका जो समूह है उसको वन कहते हैं। ये तो हो गई एक मोटी मोटी बात। अब हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शार्ट में बोलते हैं FAO, इसकी एक परिभाषा है। ये मैंने इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने वन को परिभाषित किया है। तो उनके अनुसार 10% से अधिक वृक्ष छत्र आच्छादन वाली भूमि और 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूभाग को वन कहा जाता है। अब ये डेफिनीशन इंग्लिश में थी, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे जो वृक्ष छत्र आच्छादन है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्री कैनोपी कवर। तो जो पेड़ होते हैं ना, ऊपर को आप ऊपर से आप इनको देखेंगे तो एक कैनोपी, मतलब कैनोपी वो बोलते हैं कि जो ऊपर से इनके पत्ते हैं ना, वो नीचे का एरिया ढका रहते हैं, तो ऊपर से एक ये आवरण जो बनाते हैं छत तरह का, उसी को कैनोपी बोलते हैं। तो वो भूमि जहाँ पे 10% से अधिक ये ट्री कैनोपी है, ट्री कैनोपी कवर अवेलेबल है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो 0.5 हेक्टेयर से अधिक है, तो ऐसे भूभाग को वन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, फिर से आप एक दो बार देख लीजिए। मतलब दो चीज़ें याद रखनी है, 10% से अधिक ट्री कैनोपी कवर और 0.5 हेक्टेयर से अधिक एरिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वन न केवल पेड़ों की उपस्थिति से बल्कि अन्य प्रमुख भूमि उपयोगों की अनुपस्थिति से भी निर्धारित होता है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि ये बोल रहा है कि वन केवल ऐसे भूभाग को नहीं बोलते हैं कि जहाँ पे ढेर सारे पेड़ हों, बल्कि ऐसे भी एरिया को वन बोल देते हैं जहाँ पे पेड़ तो हैं ही, साथ में वो एरिया है ना दूसरे कई कार्यों के लिए यूज नहीं हो रही है। तो ऐसी मतलब जहाँ पे लिखा है ना अन्य प्रमुख भूमि उपयोगों की अनुपस्थिति, जिस भूमि का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो भी वन की कैटेगरी में आ जाता है। तो आगे लिखा है इस प्रकार FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वन और रबड़ की लकड़ी के बागानों को वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन फलों के बागों, यहाँ पे दिखा है फलों के बागों और कृषि वानिकी प्रणाली के तहत लगाए गए पेड़ों को वनों के बाहर के पेड़ों वाली अन्य भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो फलों के बगीचे हैं और जो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत पेड़ लगाए जाते हैं, उनको वन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं।
क्या लिखा है, वन का कानूनी अर्थ भी है। हाँ, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन वन की, लेकिन जो वनों को है ना, गवर्नमेंट भी बताती है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया किस तरह का एरिया है, तो उसका एक कानूनी अर्थ भी है, लीगल कोनोटेशन भी है। तो ये क्या है, राजस्व अभिलेखों, मतलब जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें वन के रूप में दर्ज भूमि का एक क्षेत्र या वन कानून या अधिनियम के तहत वन के लिए घोषित क्षेत्र को भी वन के रूप में वर्णित किया गया है। तो गवर्नमेंट जो एक्ट बनाती है ना, उसके तहत भी वनों का एरिया घोषित करती है। आगे क्या लिखा है, इस प्रकार वन क्षेत्र सरकारी अभिलेखों, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इसका सरकारी अभिलेखों का इंग्लिश है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, वन के रूप में दर्ज क्षेत्र है। प्रायः इस शब्द को अभिलेखित वन क्षेत्र भी लिखा जाता है। तो गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स होता है ना, उनमें वनों को हम लोग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इंग्लिश में और हिंदी में अभिलेखित वन क्षेत्र भी कहते हैं। ये तो हम लोग वन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं, जहाँ यहाँ पे मैंने ऊपर बताया ना अभिलेखित वन क्षेत्र, तो जो अभिलेखित वन क्षेत्र है इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसको जो निम्न 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले हैं आरक्षित वन, इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा है संरक्षित वन, मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यही दोनों हम लोगों को पढ़ने हैं। तीसरा टाइप यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हमको पढ़ना नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी का जो इस समय का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है कि वो जो उसने सिलेबस दिया है, बस सिलेबस जिसने सही से समझ लिया उसी को आपको ध्यान देना है कि मतलब सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। और अभी आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि जल्दी से 1-1.5 महीने के अंदर हो जाए, तो आप बेसिक चीज़ें देखिए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। जितना कम पढ़ेंगे आप और बार बार पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तीसरा टाइप है अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो हम लोगों को क्या, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब पहला और जो दूसरा टाइप है वो पढ़ना है। यहाँ से शुरू होता है आरक्षित वन, इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, आरक्षित मतलब रिजर्व और संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड। ऐसे वन क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियम, तो जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है ना, ये आगे भी आपका एक टॉपिक 6-7 नंबर में दिया है, उसमें पढ़ना है। और जो ये लिखा है या राज्य वन अधिनियम, तो राज्यों के अलग अलग वन अधिनियम होते हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो ऐसे वन क्षेत्र जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत पूर्ण सुरक्षा हेतु अधिसूचित होते हैं, आरक्षित वन कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, पूर्ण सुरक्षा हेतु अनुसूचित होते हैं, मतलब फुल प्रोटेक्शन के लिए नोटिफाइड होते हैं, उनको बोलते हैं आरक्षित वन। आगे वाला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आरक्षित वनों में जब तक अनुमति ना हो सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3 से 27 या चैप्टर 2। ये जो भारतीय वन अधिनियम है ये चैप्टर्स में डिवाइड है, फिर उन चैप्टर्स के अंदर धाराएं दी गई हैं। तो जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है उसके अध्याय 2 में धाराएं हैं 3 से लेकर 27 तक। तो जो चैप्टर 2 है वो आरक्षित वनों से संबंधित है और इसमें धारा 3 से 27। अब हम लोग सभी 3 से 27 धाराएं देखेंगे। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सभी धाराएं हम लोग देख लेंगे तो इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले धारा 3 से शुरू करते हैं। वनों को आरक्षित करने की शक्ति, मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं ना उनको आरक्षित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि किसको ये शक्ति है। तो ये राज्य सरकारों को है, कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो ये कौन बताता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है उसकी धारा 3। धारा 4 क्या है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना। तो ऊपर जो बताया गया कि जो वनों को आरक्षित करने की शक्ति राज्य सरकार की है, तो उसके लिए राज्य सरकार एक अधिसूचना
जारी करेगी। तो अधिसूचना को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन। ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अधिसूचना की हिंदी इंग्लिश होती है नोटिफिकेशन। अगला है धारा 5। तो धारा 5 क्या बताती है? वन अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन। इंग्लिश में बोलते हैं बार ऑफ एक्यूरल और हिंदी में बोलते हैं प्रोद्भूत। दोनों चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो वन अधिकार है ना, वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। धारा जो 6 है, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा। तो उद्घोषणा की इंग्लिश होती है प्रोक्लेमेशन, और जो यहाँ पे वन व्यवस्थापन अधिकारी है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा उद्घोषणा, ये धारा 6 में दिया गया है। धारा जो 7 है वो वन व्यवस्थापन अधिकारी, यही ऊपर वाला है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा जांच। इसके द्वारा क्या क्या जांच की जाती है उसके बारे में दिया गया है धारा 7 में। अगला है धारा 8। तो जो धारा 8 है वो वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियों के बारे में बताती है। अब आप इसके अंदर डीप में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, टाइम भी कम है, और हम लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप ये समझ लीजिए। अगला है धारा 9, अधिकारों का निर्वापन। अब निर्वापन की इंग्लिश होती है ये एक्सटिंक्शन। इंग्लिश में अधिकारों का निर्वापन की इंग्लिश है एक्सटिंक्शन ऑफ राइट्स। मतलब किन कंडीशंस में जो राइट्स हैं उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, जो अधिकार है उनको ख़त्म किया जा सकता है। ये उनके बारे में है कि कुछ लोग जो उस रिजर्व फॉरेस्ट के सीमा के अंदर आते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, तो वो उन राइट्स को हम लोग ख़त्म किस कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी पावर है ना, उसी तरह का आप समझ लीजिए। अगला है भारतीय संविधान की इमरजेंसी पावर की बात कर रहा हूँ। अगला है धारा 10। धारा 10 क्या लिखा है? स्थानांतरी खेती की पद्धति संबंधी दावों का निपटारा। स्थानांतरी खेती को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में सुना ही होगा। जो झूम होती है ना, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो पद्धति है ना, उससे संबंधित जो दावे हैं उसका निपटारा धारा 10 में दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। धारा जो 11 है, ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है। मतलब कि सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, अब किसी ने आके उस पर क्लेम कर दिया कि नहीं ये तो हमारी ही है ज़मीन, तो उस ज़मीन को अर्जित करने की शक्ति है ना, उसकी प्रोसेस क्या है वो धारा 10 में बताई गई है। धारा 10 है ना, धारा को इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 3 to 27 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। धारा जो 12 है 12, चारागाह या वन उपज पर के अधिकारों के दावों पर आदेश। अब जो चारागाह हैं वनों के अंदर या वन से जो हमको उपज मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनके अधिकारों के जो दावों पर आदेश है वो कौन जारी करेगा और किस तरह के आदेश जारी कर सकता है, वो धारा 12 में बताया गया है। आगे देखते हैं धारा 13 सेक्शन जो 13 है वो वन व्यवस्थापन अधिकारी। फिर से आ गया यहाँ पे वन व्यवस्थापन अधिकारी कई बार आया गया। इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख। मतलब अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो मतलब कौन से रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं जो वन व्यवस्थापन अधिकारी तैयार करेगा, वो धारा 13 में बताया गया है। धारा 14 जो है, जहाँ वह दावा मंजूर करता है के अभिलेख। मतलब जो वन व्यवस्थापन अधिकारी है ना, वो कुछ लोगों के जो दावे हैं ना उनको मंजूर भी करता होगा, तो उसके जो अभिलेख हैं उसके लिए कौन कौन से रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है वो धारा 14 बताती है। जो धारा 15 है वो मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग। मतलब जो अधिकार मंजूर किए गए हैं उनका प्रयोग किस तरह से किया जाना है उसके बारे में है धारा 15। धारा जो 16 है वो अधिकारों का रूपांतरण, उससे संबंधित है।
यहाँ पे इंग्लिश में है ना, इसको दिया दिखा गया है कम्युनिकेशन ऑफ राइट्स, और यहाँ पे इसको हिंदी में करो ना तो ये रूपांतरण यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जो अधिकार है ना रिजर्व फॉरेस्ट में, वो मतलब जिन लोगों के अधिकार हैं उनको इससे के बारे में बताना। धारा जो 17 है वो क्या लिखा है, धारा 11, 12, 15 और 16 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार देती है। कौन सी धारा 17, मतलब धारा 11, 12, 15 और 16 के अधीन जो आदेश पारित होंगे उनके विरुद्ध आप अपील कहाँ कर सकते हैं, वो बताया गया है धारा 17 में। अगली है धारा 18, धारा 17 के अधीन अपील। अब ऊपर धारा 17 में तो 11, 12, 15, 16 के अधीन जो पारित आदेश है उसके विरुद्ध अपील की बात की गई है। अब धारा 18 में धारा 17 के अधीन जो अपील है ना उसके बारे में बताया गया है। धारा 19 है, उसमें प्लीडर्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं ना वो प्लीड कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। धारा जो 20 है वो वनों को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना, इसके बारे में बताता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, मतलब नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट रिजर्व। तो वनों को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना किस धारा में दी गई है, धारा 20 में। अगला है धारा 21, क्या बोल रहा है, ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आसपास में प्रकाशन। अब कोई एरिया है उसको यदि गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दे रही है तो उसके लिए आसपास के एरिया में विज्ञापन देना पड़ता है कि लोगों की जो ज़मीन उसके अंदर है या जिनके कम्युनिटी राइट्स हैं वो अपने समय पे अपना पक्ष रख सकें। तो उसके लिए आसपास के एरिया में वहाँ की लोकल भाषा में प्रकाशन किया जाता है कि ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है। किस धारा के तहत, धारा 21 के तहत। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा 22 क्या कह रही है, धारा 15 या 18 के अधीन किए गए प्रबंध का पुनरीक्षण करने की शक्ति। धारा 15 और 18 के अधीन जो प्रबंध किया गया है उसको पुनरीक्षण मतलब एक बार दोबारा देखने की शक्ति, उसके बारे में बताती है धारा 22। धारा 15, 18 जिससे पहले दी गई है ना, जो ये धारा 15 और 18, 15 ये है मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग और 18 है धारा 17 के अधीन अपील। अगला है धारा 23, आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबंधित के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आरक्षित वन में किसका अधिकार है ना, वो इस नोटिफिकेशन में जिसमें दिया होगा जिसमें उसको ही मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। ये बता रहा है धारा 23। चलते हैं अगली धारा में, धारा 24, मंजूरी के बिना अधिकारों का अन्य संक्रमण ना किया जाए। अन्य संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं एलियनेटेड। एलियनेटेड का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना। तो क्या धारा 24 बता रही है कि पहले मंजूरी लेनी होती है सही मतलब अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटीज़ से, कि किसी को उसके अधिकारों से आप हटा नहीं सकते हैं, पहले ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये बताती है धारा 24। अगला है धारा 25, आरक्षित वनों के पथों और जल मार्गों को बंद करने की शक्ति। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आरक्षित वन जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उससे जो कोई रास्ता पास कर रहा है या वहाँ से कोई जलमार्ग पास कर रहा है तो उसको आप बंद करने की शक्ति है ना, वो किसको है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, ये धारा 25 में बताया गया है। अगली काफ़ी इम्पोर्टेंट धारा आता है 26, ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य। प्रतिषिद्ध बोलो या निषिद्ध बोलो, मतलब एक्ट प्रोहिबिटेड इन सच फॉरेस्ट, मतलब कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, वो बैन है एक तरीके से। वो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हैं, तो बस आपको पढ़ लेना है, इससे एक छोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। इसमें लगभग सभी चीज़ें बैन है, ये समझ लीजिए। शुरुआत में ही बताया गया था कि जब तक अलाउ ना किया जाए तो लगभग सभी बहुत ज़्यादा मतलब
रिजर्व फॉरेस्ट में आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो विशेष परिस्थितियों में परमिशन मिलती है। तो धारा 26 में देखते हैं कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसमें कौन कौन से कार्य निषिद्ध हैं। तो जो कोई व्यक्ति, यहाँ से स्टार्ट किया गया है, पॉइंट वाइज लिखा है पहला कि जो कोई व्यक्ति, अब उसमें पहला पार्ट क्या दिया गया है, धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध मतलब या निषिद्ध नई कटाई सफाई करेगा। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में आप कटाई सफाई नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में धारा 5 में बताया गया है। तो बोल रहा है कि ये यदि कोई व्यक्ति करेगा या आरक्षित वन में आग लगाएगा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलाएगा या आग को जलते हुए छोड़ेगा जिससे ऐसा वन संकटापन्न उत्पन्न हो जाए। मैं आग को जलते हुए छोड़ दोगे तो आप जो आग है वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी। अब आगे लिखा है जो आरक्षित वन में, ये हो गए पहले 2 केस इस कि ऐसा ही कोई व्यक्ति करे, और तीसरे में क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति जो आरक्षित वन में ऐसी ऋतुओं के सिवाय जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करें कोई आग लगाएगा, रखेगा या ले जाएगा। मतलब वन अधिकारी कुछ भी ऋतुओं में आग लगाने की परमिट दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि कोई आग जलाएगा या रखेगा या ले जाएगा उस केस में मतलब ये मना है। और आगे दंड का भी प्रावधान है, वो भी बताया गया है। क्या लिखा है, अतिक्रमण करेगा। अतिक्रमण तो जानती हो सब लोग अतिक्रमण लोग ज़मीन का करते हैं, तो वैसे वहाँ पे कोई अतिक्रमण करेगा, या पशु चराएगा या पशुओं को अतिक्रमण करने देगा। अंगा क्या दिया गया, किसी वृक्ष को गिराने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में आप लकड़ी है ना, उसको वृक्ष को काट नहीं सकते हैं और उसको घसीट के ले भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते की जो ज़मीन है ना, वहाँ पे जो नीचे के जीव जंतु हैं, वो घास बनता है, वो नष्ट हो जाएगी उससे। किसी वृक्ष को गिराएगा, छांटेगा, उसे जलाएगा या उसकी छाल उतारेगा, पत्तियां तोड़ेगा या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा भी प्रतिबंधित है। अगला अच्छा है, आप केवल बस ओवरऑल आइडिया लीजिए और थोड़ा 2-3 बार पढ़िए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नई चीज़ें हैं तो कम मतलब मटेरियल रखिए और ज़्यादा बार पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए, कम सीटें हैं, आप समझ लीजिए कि काफ़ी आपको केंद्रित अध्ययन करना होगा सफलता पाने के लिए। चलो 6 नंबर देखते हैं, पत्थर की खुदाई करेगा, चूना या लकड़ी का कोयला फूकेगा या किसी वन उपज का संग्रह करेगा या कोई विनिर्माण प्रक्रिया करेगा। विनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, या उसे हटाएगा या वहाँ पे कुछ पहले से बना है उसको हटाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब ये लिखा है कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, उसके बाद लिखा है यदि ये कोई इनमें से कुछ भी करेगा तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी आगे, ये इस तरह से है। जा नंबर में, खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या तोड़ेगा। मतलब खेती के लिए भूमि को साफ करेगा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा। भूमि को माइनिंग के लिए भी यूज सकते हैं ना, ज़मीन को तोड़ना माइनिंग के लिए, ये नहीं कर सकते। जो झा है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में शिकार खेलेगा। ले शिकार भी बैन है, गोली नहीं चला सकते, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पास या जाल बिछाएगा। या अंगा, ये लास्ट है, अब इसके बाद फिर वो सजा है। किसी ऐसे क्षेत्र में हाथी परिरक्षण अधिनियम 1879 प्रवृत्त नहीं है। तो मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ ये हाथी परिरक्षण मतलब प्रोटेक्शन है, तो हाथी परिरक्षण अधिनियम 1879 जहाँ पे लागू नहीं है। इस प्रकार बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन्हें पकड़ेगा। तो यदि आप हाथियों को वध करते हो या उनको पकड़ते हो तो अब नीचे यहाँ पे सज़ा दी गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वन को नुकसान पहुँचाने के कारण क्या क्या हो सकता है, 6 माह तक का कारावास, 500 रुपये तक का जुर्माना। अब ये मत सोच लेना कि 500 रुपये बहुत कम है, क्योंकि ये 1927 का जो भारतीय वन अधिनियम है ना, उसके अनुसार है। तो उस समय आप समझ लीजिए 1927 में अंग्रेज़ों ने किस तरह का एक्ट बनाया था। उस समय के लिए 500 रुपये कितने ज़्यादा होते थे।
अथवा दोनों और वनों को हुए नुकसान की भरपाई, वनों को जो नुकसान होगा उसकी भी भरपाई करनी होगी। और ये जो लिखा है ना, ये मैं मिस कर गया, दोनों भी लिखा है कि 6 वर्ष का कारावास हो सकता है या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, और वनों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, जैसा कि संबंधित न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तो इनमें से कोई सज़ा उसको होगी। लास्ट जो धारा है वो है धारा 27, यह घोषित करने की शक्ति कि वन आरक्षित वन नहीं रहा। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि ये मतलब कोई एरिया है ना, उसको आरक्षित वन की कैटेगरी से हटाना पड़ जाए, तो ये कौन करेगा? तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट करती है नोटिफिकेशन जारी करके। तो ये घोषित करने की शक्ति किसके पास है और किस तरह से होगा ये, मतलब किसी वन को आरक्षित वन की श्रेणी से हटाया कैसे जाएगा, ये धारा 27 बता रही है। ये हो गया आपका रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन के बारे में, जितनी मोर देन सफिशिएंट मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं संरक्षित वन। तो आरक्षित वन में तो कई सारी धाराएं हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो जो संरक्षित वन है उसमें कोई भी तरह की एक्टिविटी है ना वो बैन होती है, और जो संरक्षित वन है ना इसमें उतनी आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया इसका होगा तो काम चल जाएगा। तो जो चीज़ें इसमें पढ़नी है वो हम लोग देखते हैं। तो संरक्षित वन को मैं बता चुका हूँ कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पहला पॉइंट, इस प्रकार के वन भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित वे क्षेत्र हैं जिनको सीमित मात्रा में सुरक्षा प्राप्त है। तो जो संरक्षित वन है उनको भी भारतीय वन अधिनियम 1927 या राज्यों के जो वन अधिनियम होते हैं उनके द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि ये क्षेत्र संरक्षित वन है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जिनको सीमित मात्रा में सुरक्षा प्राप्त है, लिमिटेड डिग्री या प्रोटेक्शन। मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे बैन होती हैं, बाकी ज़्यादातर आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति है जब तक कि वह निषिद्ध ना हो। तो संरक्षित वन में क्या होता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी और बताएगी कि आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने मना किया उसके अलावा आप वहाँ पे कर सकते हैं कोई भी एक्टिविटी। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे पिछले में बताया कि जो आरक्षित वन है वो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 3 से 27 तक बताए गए हैं। तो जो संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 के अध्याय 4 की धारा 29 से जो 34 हैं वो संरक्षित वनों से संबंधित हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आरक्षित वन अध्याय 2, और अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं, धारा 3 से धारा 27 तक। और जो संरक्षित वन है ये अध्याय 4, और अध्याय 4 में इतनी ही धाराएं हैं। अध्याय 4 संबंधित है, धारा 29 से 34 संबंधित है, एक ही बात है, क्योंकि अध्याय 4 में धारा 29 से 34 दी गई हैं। अब हम लोग धारा 29 से 34 तक देखेंगे और उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। तो जो धारा 29 है ना वो संरक्षित वन के बारे में बताती है। तो उसमें पहला पॉइंट है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबंध किसी वन भूमि या बंजर भूमि को जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है, किंतु जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर सरकार का सांपत्तिक अधिकार है या जिसकी संपूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग को जिसकी सरकार हकदार है लागू है। और दूसरा क्या है, ऐसे अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि और बंजर भूमि संरक्षित वन कहलाती है। तो सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेंगी कि ऐसी भूमि वन हो सकते हैं या जंगल हो सकते हैं, वन एक ही चीज़ हो गई, मतलब फॉरेस्ट हो सकते हैं या डेजर्ट एरिया, मतलब बंजर भूमि भी हो सकती है। डेजर्ट तो रेगिस्तान हो गया, बंजर भूमि का मतलब जहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होती हैं।
तो ऐसी भूमि जो रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है किंतु वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसको ये अधिसूचना द्वारा संरक्षित वन बता सकती है। तो वही है ना, लिखा है कि ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि और बंजर भूमि संरक्षित वन कहलाएगी। तो संरक्षित वन के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, अपने आप नहीं बन गया है वो। ये हो गई धारा 29। अब देखते हैं हम लोग धारा 30। धारा 30 क्या बोल रहा है? वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति। अब देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि संरक्षित वन में वो ऐसे तो कोई एक्टिविटीज़ मना नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि कुछ कंडीशंस वहाँ पे भी लगा दी जाती हैं कि कोई कुछ तरह के विशेष तरह के जो वृक्ष होते हैं उनको काटने की मनाही होती है। तो वही लिखा है, वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की जो शक्ति है, आरक्षित करने की मतलब रिजर्व करने की, कि मतलब वही मैंने बताया ना कि ये प्रोहिबिटेड है कि आप इस तरह के वृक्ष यदि काट नहीं सकते हो, यदि ऐसा बताना है तो उसकी अधिसूचना निकालने की शक्ति तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये धारा 30 बताती है। चलते हैं अगली धारा में। अगली धारा है धारा 31। ये क्या बता रही है? ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का आसपास में प्रकाशन। वही बात हो गई, पिछले भी था धारा, उसमें 21 थी, उसमें धारा 21 थी। किसमें? रिजर्व फॉरेस्ट के केस में, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के केस में धारा 31 है। तो याद रहेगा 21-31 के आसपास के एरिया में आपको जो नोटिफिकेशन है उसका अनुवाद है, यहाँ पे लिखा है मतलब लोकल लैंग्वेज में उसको प्रकाशन करना, पब्लिकेशन करना, कि लोगों को पता चले कि ये एरिया है ना उसको संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। तो ये करेगा कौन? कलेक्टर करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कलेक्टर करेगा। धारा 30 के अधीन निकाली गई अधिसूचना का स्थानीय जनभाषा में अनुवाद अधिसूचना में समाविष्ट वन के आसपास रहने वाले हर नगर ग्राम। अच्छा, ये जो है ना, इसमें एक ये बात दी गई है कि धारा 30 के अंतर्गत जो क्षेत्र मतलब जिस तरह के पेड़ों की कटाई पे मनाही होगी उसको अधिसूचित करेगा। सीधी सी बात है यहाँ कि उसको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि इस वृक्ष की कटाई नहीं करनी है, इस तरह के। चलते हैं देखते हैं। अब तीन धाराएं और बची हैं, बस काम ख़त्म। तो धारा जो 32 है वो क्या बताती है? संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। तो संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है। तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है और किस तरह से बनाए जाते हैं ये बताता है धारा 32। धारा 33 क्या है? धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन के लिए कारणों के लिए दंड। कि धारा 30 के अधीन अधिसूचना, धारा 30 क्या है? धारा 30 है कि कुछ जो तरह के वृक्ष है ना उनको काटने पर प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। और जो धारा 32 है मतलब संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाती है ना स्टेट गवर्नमेंट की, कुछ नियम बना दिए, यदि उनका उल्लंघन कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि धारा 33 में धारा 30 और धारा 32 के नियमों का उल्लंघन करने पे दंड का प्रावधान है। तो दंड ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? 6 माह तक कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। वही है बिल्कुल सेम जो आरक्षित वन के केस में था, बस यहाँ पे एक वहाँ पे और जुड़ा हुआ था कि ये जो हानि होती है ना वनों को उसका भी कंपनसेशन देना पड़ता है। यहाँ पे केवल 6 माह तक का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, इनमें से एक या दोनों हो सकते हैं। और धारा जो 34 है वो इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किए गए कार्यों में का प्रतिषेध नहीं करे। कुछ स्पेशल मामले होंगे जिनमें जो इस अध्याय है ना, अध्याय 4 की बात हो रही है जो संरक्षित वन की बात करता है, उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे, वो बताता है धारा 34। तो ये हो गया आपका चौथा टॉपिक पूरा, आरक्षित वन और संरक्षित वन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।